बात से मैं अधिकांश सहमत हूँ। तीनों लोगों ने विपक्ष के मुद्दे पे अपनी बातें रख दी है ज़्यादा स्तर तक। मैं उस पे नहीं जाऊँगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा शुरू हुआ है तब से केवल धर्म, जाति, महिला इन्हीं सब पे बात अटकी हुई है। लेकिन आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास देखें, आप केवल कानून को पढ़ते हैं कि कानून की किताबों में फेरबदल हो गया, लेकिन एक कानून बदलने से ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, धरातल पर क्या बदलाव आता है, कभी उसको देखिएगा। कोई भी जब कानून बनता है तो ज़मीनी स्तर पे कितना कत्लेआम होता है, कितनी सारी गतिविधियाँ होती हैं, आप उसको देखिए। मैं उदाहरण देता हूँ, 1896 में जब पहली बार जापान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो दुनिया भर के अखबारों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा थी। चर्चा इस बात की नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से वहाँ कितना अधिकार महिलाओं को मिलेगा, कितना अधिकार किसको मिलेगा। जापान में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था तो वहाँ पे मुद्दा महिलाओं का नहीं था। वहाँ पे मुद्दा था कि सभी नागरिकों के साथ सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के नागरिकों को कैसा अधिकार दिया जाएगा। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को केवल महिलाओं तक अटका दिए हैं। लेकिन ये देखिए, मैं चीन का मुद्दा, जब जापान में ये मामला आया तो जापान में बड़े स्तर पे जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ थी वहाँ पे सप्रेस किया जाने लगा, वहाँ पे दबाया जाने लगा। यहाँ तक कि एक हिंदू मुद्दा भी है कि जापान की यूनिवर्सिटीज़ में महिलाओं को साड़ी पहनकर जाने के लिए कुछ दिन तक बैन कर दिया गया था। आप इसको समझिए। चाइना में कई बार हिंदू महिलाओं को साड़ी पहनकर यूनिवर्सिटी में जाने पे बैन लगा दिया गया था। मामला था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर महिलाओं को यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जा रहा था। सोचिए, भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या होगा। दूसरी बात मैं चाइना का लेता हूँ। चाइना में आप लोग जानते होंगे एक नियम लागू है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज बोला जाता है। सेज में ये था कि महिला पुरुष दोनों वहाँ पे काम करते थे। सेज के तहत विदेशी कंपनियाँ भारत में आती थी, चाइना में जाती थी, और चाइना सरकार क्या करता था, उनको जगह देता था, उनको मजदूर देता था कि वहाँ पे वो मजदूर उस फैक्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए काम करेंगे। लेकिन होता क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चाइना ये कहता था कि महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कानून रहेंगे। अब समान कानून की बात क्या है, जब महिला प्रेगनेंसी के दौरान होती थी तो नियम ये था पहले कि अगर कोई महिला, ये बात तब है जब चाइना में समाजवाद ख़त्म हो चुका था, चाइना में पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो चुकी थी। हुआ ये कि सेज के तहत जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान होती थी उनको उनकी छुट्टी कर दी जाती थी और छुट्टी के बाद उनको वेतन दिया जाता था। लेकिन चाइना की सरकार ने कहा क्योंकि चाइना में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसलिए जो अधिकार महिलाओं के साथ है, यानी कि अगर पुरुषों के साथ है, यानी अगर पुरुष छुट्टी पे है तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, महिलाएं अगर प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी पर है उनको वेतन नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण, यही मामला कुछ ऐसे ही होता है टर्की में। टर्की में भी आप देख सकते हैं किस हद तक हिंदूज़ को, किस हद तक बुद्धिस्ट को, किस हद तक ईसाई लोगों को वहाँ पे सप्रेस किया जाता है। किस नाम पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हो जाए कि सभी लोगों के लिए समान नियम कानून। अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक स्टेज है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ाई तो ये अभी लग रहा है केवल 4 गुना बढ़ा है, लेकिन आगे और बढ़ेगा। मैं फीस वृद्धि पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा। पहला मुद्दा देखिए, आगे आने वाले सरकार ये कहेगी कि हम SC एक्ट हटाएंगे। इसलिए हटाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी देश में नहीं आता है। मतलब हर देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जिस जाति संप्रदाय का हो, सबके लिए एक नियम लागू होता है, एक कानून लागू होता है। तो भारत सरकार ये कहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो अधिकार दलितों को मिलता है वही अधिकार सभी को मिलेंगे।